Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic registration and satisfaction of charges. So चार्ज का क्या मतलब होता है? ये एक अरेंजमेंट है जो कि एक बोरोअर करता है अगर उसे लेंडर से लोन लेना है, सिक्योर्ड लोन लेना है। तो देखिए, अगर एक बैंक आपको लोन देता है, मान लो जियो कंपनी है, उसने बैंक से लोन लेना है अपना लैंड को गिरवी रख के, तो लैंड पे चार्ज क्रिएट होगा जिससे कि उस लैंड पे बैंक का सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि अगर कल आप लोन पे डिफॉल्ट कर दो तो उस लैंड के थ्रू बैंक पैसा रिकवर कर लेगा। तो ये अंडर कंपनीज एक्ट कंपलसरी है कि अगर कोई कंपनी अपनी किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने का मतलब होता है कि ये एक पब्लिक को नोटिस है कि इस एसेट पे चार्ज क्रिएट हो चुका है, चाहे एसेट इंडिया के बाहर क्रिएट हुआ है चाहे इंडिया में, और किसी भी प्रॉपर्टी पे चाहे कैंडिबल है, इनटेंजिबल है, फिक्स चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिक्स चार्ज का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर एसेट यानी कि एक लैंड है जिस पे जियो कंपनी ने चार्ज क्रिएट करके लोन लिया, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और जब तक उस पे चार्ज क्रिएटेड है जियो उस एसेट को बेच नहीं सकता, उससे डील नहीं कर सकता। फिक्स्ड चार्ज कभी भी फ्लोटिंग चार्ज नहीं बनता। ठीक है, एक पर्टिकुलर एसेट आइडेंटिफाई कर लेते हो और उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। फ्लोटिंग चार्ज में कोई स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज नहीं क्रिएटेड है, कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज पे चार्ज क्रिएटेड है, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी दोनों। उस दौरान जब उस पे चार्ज क्रिएटेड है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड है, तो कंपनी सेल कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है एसेट्स को जो फ्लोटिंग चार्ज के अंडर आती है। फिक्स में तो आप छेड़ नहीं सकते, फ्लोटिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उस पे वही टर्म्स एंड कंडीशन लगती है जो फिक्स चार्ज वाली हैं। जब आप डिफॉल्ट करते हो या सर्टेन सर्कमस्टांसिस के अंदर आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है वो क्रिस्टलाइज होके फिक्स्ड बन जाता है। जैसे कि अगर डेटर अपनी कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, डेटर की कंपनी बिजनेस रुक जाए, या फिर जो क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर है वो को रिसीवर अपॉइंट कर दे कि अब ये एसेट बेचो, हमें हमारा पैसा चाहिए, या फिर जब डीड बनी थी लोन वाली उसमें कोई स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन हो कि ये सिचुएशन आने पे फ्लोटिंग फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादातर लोन पर जब डिफॉल्ट होता है तो फ्लोटिंग चार्ज फिर फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट गारंटी के केस में या स्पेसिफिक लॉ में मेंशन्ड हो या फिर हुंडीज हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वहां पे इनके केसेस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। कॉर्पोरेट गारंटी लॉ में अगर लिखा हो कि मत करवाओ रजिस्ट्रेशन, या फिर हुंडीज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इनमें रिक्वायर्ड नहीं होता। तो जब आप रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास चार्ज रजिस्टर करवाते हो तो विद इन 30 डेज नॉर्मल फीस लगती है अगर 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करवा लो। 30 to 60 डेज में एडिशनल फीस लगती है, 60 to 120 डेज में और एडिशनल फीस लगती है, और 120 डेज अगर आपने पार कर दिए उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फॉर्म नंबर CGH10 फिल करना पड़ेगा, जिसमें कंपनी का सेक्रेटरी या डायरेक्टर साइन करते हैं और ये लिखते हैं कि हमने चाहे डिले कर दिया रजिस्ट्रेशन में, लेकिन इससे कंपनी के क्रेडिटर्स को कोई भी जो उनके राइट्स हैं उनमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। ठीक है, और फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज CHG2 फॉर्म के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि पहली बात तो एनी पर्सन और एंटिटी वांटिंग टू क्रिएट अ चार्ज हैज अ नोटिस ऑफ द चार्ज। ठीक है, एक बार आप जब ना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो वो पब्लिक नोटिस होता है, तो कोई भी उन एसेट में डील करता है तो उनको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि पब्लिक नोटिस की तरह लिया जाता है। प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस का एक कॉन्सेप्ट आता है। देखो, अगर एक ही एसेट पे दो लोन लिए गए हैं, एक लोन वन एक लोन टू, लोन वन के थ्रू लैंड पे चार्ज क्रिएट हुआ, लोन टू के लिए भी चार्ज क्रिएट हुआ। लोन वन पहले रजिस्टर हुआ है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, जो पहला चार्ज है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे जब डिफॉल्ट होगा ना तो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास उसके चार्ज को प्रायोरिटी मिलेगी डिफॉल्ट के केस में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो अग्रीमेंट है उसमें ऐसे डिसाइड हो जाए कि जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका इक्वल है, पारी पासु इक्वल, हम अपना चार्ज रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जब लोन में डिफॉल्ट हो तो लोन वन लोन टू दोनों का इक्वल हक हो, ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जिसने रजिस्ट्रेशन पहले करवाया उसका एसेट पे पहले हक आता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो उसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि अब आपका एसेट पे कोई हक नहीं होगा? इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर वो कंपनी जिसने लोन लिया था अगर वो कल लिक्विडेशन पे चली जाएगी तो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा।
अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड या किसी और एक्ट के अंदर लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। लिक्विडेटर का काम क्या होता है? सारी एसेट्स बेच के जिसका जिसका जो जो पैसा बनता है उसको देना। लेकिन अगर आपका जो चार्ज है रजिस्टर्ड नहीं है आरओसी के पास, तो उस केस में आपको लिक्विडेटर एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट करेगा। आपका फर्स्ट क्लेम नहीं रह जाएगा प्रॉपर्टी पे, आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में फॉल करोगे फॉर द लिक्विडेटर, जस्ट बिकॉज आपने आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जहां पे मल्टीपल क्रेडिटर्स इन्वॉल्व होते हैं सेम एसेट ऑफ द कंपनी को लेके, तो जिसने पहले रजिस्टर्ड करवाया उसका पहले क्लेम होगा, जिसने बाद में कराया उसका बाद में, और जिसने नहीं करवाया उसको अन सिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसने बोला है कि जब भी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होगा तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर कंपनी फेल हो जाती है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो रजिस्ट्रार जो है वो may allow registration after giving notice to the company provided that there is no sufficient cause for non registration। तो अगर कंपनी फेल हो जाती है तो चार्ज होल्डर है यानी कि बैंक है वो भी अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इफ द कंपनी फेल्स द चार्ज होल्डर कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार अलाउ कर सकता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करता है सारे चार्जेस का, और कोई भी पर्सन फीस पे करके उसकी कॉपी ले सकता है। अगर लोन पूरा पूरा पे हो जाए तो कंपनीज 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताती है, लेकिन रजिस्ट्रार जो है ये भी अलाउ करता है कि विद इन 300 डेज ऑफ द पेमेंट और द सेटिस्फेक्शन एडिशनल फीस पे करके आप बता सकते हो रजिस्ट्रार को कि मैंने आज लोन चुका दिया मेरी कंपनी ने, तो 30 डेज में रजिस्ट्रार को बता देना है कि लोन चुकता हो गया है, चार्ज हटा दो, अब एसेट पे कोई चार्ज नहीं, लोन हमने चुका दिया। लेकिन बाय चांस आप नहीं कर पाए 30 डेज में, तो विद इन 300 डेज एक्स्ट्रा एडिशनल फीस पे करके भी आप रजिस्ट्रार को बता सकते हो कि पेमेंट हो चुकी है। जब रजिस्ट्रार को इंटीमेशन आता है कि पेमेंट हो चुकी है, वो जो सामने वाली पार्टी है चार्ज होल्डर है उसको शो कॉज भेजता है कि विद इन 14 डेज आप बताओ कि क्या कोई दिक्कत है आपको, इससे ये बोल रहा है कि पेमेंट हो चुकी है, आपको कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अगर कोई शो कॉज नहीं होता है तो रजिस्ट्रार जो है वो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो ऑर्डर कर देता है, जिसका मतलब है कि अब एविडेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रार इसे नोट कर लेगा और एसेट को रिलीज कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्शियल पेमेंट कर देता है तो पार्शियल रिलीज ऑफ एसेट भी मिल जाता है। ठीक है, अगर मान लो वो जो कंपनी है जिसका चार्ज क्रिएटेड है वहां पे कोई रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट होता है, तो उसके बारे में भी बताना है। नोटिस ऑफ सच अपॉइंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ये भी बताना है रजिस्ट्रार को। ठीक है, कंपनी जो है उसको भी रिक्वायर्ड होता है, जो खुद कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें भी एक रजिस्टर मेंटेन करके उनको भी रखना है कि उनकी कौन कौन सी एसेट्स पे चार्ज क्रिएटेड है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है कंपनीज एक्ट की इन प्रोविजंस को मानने में, तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, और जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उन पे 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, छुपाना, तो आप पे एक्शन हो सकता है अंडर सेक्शन 447, यानी कि आपको फ्रॉड का गिल्टी मान के 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। और जो आपको फाइन लगेगा जितने का फ्रॉड किया है उतना या उसका 3 टाइम्स तक का आप पे फाइन लग सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है ये टाइम वगैरह डिसाइड करने की कि कितने टाइम में चार्जेस फाइल करने हैं। ठीक है, अब बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एमसीक्यूज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपने जैब नहीं क्लियर किया अभी, तो आप जैब कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स ले सकते हैं। अगर कैब के लिए आप टारगेट कर रहे हैं तो कैब का मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स में आपका एनरोल रहेगा, और इसके अलावा नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, और टाइम टू टाइम हमारे क्रैश कोर्स भी लॉन्च होते रहते हैं, उसमें भी आप अगर चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्जेस अंडर द कंपनीज एक्ट आर करेक्ट? अ फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ स्पेसिफिक एसेट ऑफ द कंपनी एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। फिक्स्ड चार्ज होता है स्पेसिफिक पे, ये गलत है। रजिस्टर ऑफ कंपनी मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ ऑल रजिस्टर्ड चार्जेस, correct? If a charge is not registered, the creditor holding the charge will be treated as an unsecured creditor during insolvency, correct? Companies Act allows a company to register a charge even after the stipulated period with additional fees। ठीक है, लेट हो गए तो एडिशनल फीस पे कर दो और रजिस्टर करवा लो। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो सी 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।